नमस्कार साथियों, आज जीएस के इस एक नए सेशन में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम पॉलिटी की अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा कि किस तरीके से पॉलिटी में हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद हमने उसके कुछ ड्राफ्टिंग कमेटीज़ देखे थे, संविधान सभा का गठन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके गठन से रिलेटेड पॉइंट्स को कवर किया था। और उसके बाद हमने कवर किया था कि भारतीय संविधान का एक परिचय हमने देखा था कि कितने आर्टिकल्स हैं, कितने इसमें पार्ट्स हैं, कितने इसमें स्केड्यूल्स हैं, क्या क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस हैं। ठीक है, तो आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा या भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। किस किस विद्वान ने इसको किस तरीके से परिभाषित किया है, क्या क्या हमारे संविधान की जो टेक्स्ट हैं, विषय वस्तु है, उन सभी को एक विस्तृत माध्यम से हम आज इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और उन सभी प्रश्नों को या उन सभी तथ्यों को इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इसको सबसे पहले भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यह एक ऐसा टाइटल है या ये एक ऐसा टेक्स्ट है जो हमारे संविधान की एक रूपरेखा देता है, हमको एक समझ देता है कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें उल्लेखित की गई हैं, क्या हमारे संविधान का स्रोत है, क्या हमारे संविधान का उद्देश्य है और इसका स्वरूप कैसा है और इसे कब अप्लाई किया गया था या कब अंगीकृत इसको किया गया था। इन सभी चीज़ों के बारे में हमको जानकारी देता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को सबसे पहले एक ड्राफ्टिंग कमेटी या एक ड्राफ्ट के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। जब संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को होता है, उसके बाद इसकी जब अगली बैठक होती है तो 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बना दिए जाते हैं और 11 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव लाया जाता है संविधान की, किस तरीके से एक रूपरेखा होगी, क्या हमारा संविधान या किस तरीके का हमारा संविधान होगा। इसके लिए जो प्रस्ताव लाया गया उसे उस समय उद्देश्य प्रस्ताव नाम दिया गया और इस उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा गया और इसीलिए हमारे संविधान की प्रस्तावना को हम कहते हैं उद्देशिका, या इसका दूसरा नाम हम प्रस्तावना के साथ साथ उद्देशिका, इंग्लिश में इसको प्रीएम्बल बोला जाता है। ठीक है, तो प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू के 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए प्रस्ताव का ही एक प्रारूप है या एक भाग है, या उसी को हमने प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिलती है। तो 22 जनवरी 1947 को इस प्रपोजल या इस ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि पहले हमारे संविधान में प्रस्तावना है क्या, क्योंकि पूरी प्रस्तावना तो हमने लिखी नहीं है, लेकिन प्रस्तावना एक, अगर आप संविधान पढ़ रहे तो आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए किसी न किसी रूप में, चाहे वो अंग्रेजी में याद कीजिए चाहे वो हिंदी में याद कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एक समझ बनेगी कि भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें या किस किस बातों पर बल दिया गया है। जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर और प्रतिष्ठा की समता सुनिश्चित करने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों में एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में एतद द्वारा आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा में ये जो पूरा प्रस्ताव है इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस तरीके से हमारा एक संविधान है, वो हमारे संविधान की व्याख्या इस तरीके से, या हमारा संविधान प्रस्तावना लिखी इस तरीके से गई है। अब उसमें जो हम देखते हैं कि इस प्रस्तावना के कुछ भाग हमने लिए और उन भागों को हम पढ़ के देखते हैं, क्योंकि जो प्रस्तावना है ये बहुत ही एक ऐसा दस्तावेज है जो हमारे संविधान की एक डायरेक्ट समझ आपको देता है। ठीक है, तो प्रस्तावना के पार्ट हमने देखे। सबसे पहले इसका शुरुआत जो होता है वो हम भारत के लोग
इस टेक्स्ट के साथ होता है। और हम भारत के लोग ये जो टेक्स्ट शुरुआत जहाँ से ली गई है वो यूएसए के संविधान से ली गई है, ठीक है। तो यूएसए के संविधान से प्रस्तावना का ये जो स्वरूप वहाँ पर वी द पीपल ऑफ अमेरिका, तो इसी तरीके से उसी तर्ज पर वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो यूएसए के संविधान से हमारी प्रस्तावना ली गई है। और जो प्रस्तावना की भाषा है वो भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जो पहला टेक्स्ट है हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमारे संविधान का एक स्रोत है। मतलब हमारे संविधान की जो शक्ति है वो जनता में निहित है, जनता के द्वारा ही हमारा संविधान अपनी जो शक्ति है, ये जो सोर्स ऑफ पावर जिसको बोल सकते हैं, वो जनता में निहित है। अर्थात जनता ही, हम भारत के लोग, जो पूरी भारत की जनता है वही हमारे इन सभी चीज़ों के लिए क्या कर रही है, अलाउ कर रही है, अर्थात वही उसका क्या है, सोर्स है। फिर हम बढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को हम कैसा देखना चाहते हैं, उसका स्वरूप कैसा होगा, हमारे संविधान का स्वरूप कैसा होगा। तो ये जो 5 बातें हैं, इन 5 बातों से हमारे भारत के स्वरूप को दिखाया गया है कि भारतीय स्वरूप कैसा होगा भारतीय संविधान का। सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न, जिसको बोला जाता है सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र है और वह किसी के अधीन नहीं है। भारत इससे पहले जब ब्रिटिश कॉलोनी था तो 1947 में भारत अंग्रेजों से आज़ाद हो गया, और जब संविधान लागू होता है, संविधान के लागू होने के बाद भारत एक ऐसा स्वतंत्र देश है जो अपने सभी निर्णय, चाहे वो एक्सटर्नल चाहे वो इंटरनल, दोनों प्रकार से निर्णय स्वयं ले सकता है और वो किसी के अधीन नहीं है, उसने किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की है, तो उसको बोला जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सोवरेन कंट्री। समाजवादी, जब विश्व में कार्ल मार्क्स की थ्योरी हम सोशलिज्म के लिए पढ़ते हैं तो उसमें कार्ल मार्क्स बोलता है जो गरीब वर्ग होता है वो गरीब वर्ग को संघर्ष करना पड़ता है अपने अधिकार लेने के लिए, समाज में समानता लेने के लिए या इक्वलिटी लेने के लिए, अपने अधिकारों के लिए गरीबों को संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करके वो अपने अधिकार ले सकते हैं। लेकिन भारतीय जो समाजवाद है, भारतीय समाजवाद मार्क्सवादी समाजवाद से भिन्न होकर गांधीवादी समाजवाद की ओर वो जाता है। और गांधीवादी समाजवाद में बोला गया है कि भारत में जो गरीब वर्ग होगा या समाज का जो सबसे अंतिम वर्ग का व्यक्ति होगा उसको भी समान अधिकार मिलेंगे, और वो समान अधिकार वो संघर्ष करके नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द के रूप पर, आपसी भाईचारे के जो आपसी प्रेम सौहार्द के रूप से उसको दिए जाएंगे। अर्थात वो संघर्ष करके नहीं बल्कि सरकार उसको एक सौहार्द के भावना से प्रेम पूर्वक उसको वो अधिकार देगी, ठीक है। बाद में हम देखते हैं इसमें जवाहरलाल नेहरू का भी जो समाजवादी विचारधारा थी वो भी इसमें जब सम्मिलित हो जाती है, तो इसी से हम देखेंगे कि भारत में अर्थव्यवस्था का एक स्वरूप अपनाया जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो इक्वलिटी टू ऑल थ्रू म्यूचुअल कॉपरेशन नॉट बाय कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज सोशलिज्म या सोशलिस्ट। इसके बाद धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर का अर्थ है कि कोई भी राष्ट्र या जो भी भारत एक ऐसा राष्ट्र होगा जो किसी भी पर्टिकुलर धर्म के बढ़ावे के लिए क्या नहीं देगा, आज किसी को अलाउ नहीं करेगा। अर्थात जो स्टेट शेल नॉट, जो भी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, इट शेल नॉट हैव एनी रिलीजन, या ये कहेंगे कि किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। तो स्टेट या राज्य का या देश का अपना कोई धर्म नहीं है, दैट इज धर्मनिरपेक्ष। फिर लोकतांत्रिक जो है डेमोक्रेटिक, अब्राहम लिंकन की हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं लोकतांत्रिक का मतलब है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा, अर्थात जो जनता है वो सर्वोपरि है और जनता ही अपने जो प्रतिनिधि हैं उनको चुन के फिर उन्हीं के द्वारा शासन चलवा रही है। अर्थात जनता का ही रूल है, जनता के लिए ही रूल है, जनता के द्वारा ही रूल है। ऐसी शासन पद्धति को लोकतांत्रिक शासन पद्धति बोला जाएगा। गणतंत्र, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, फ्रांस से हमने ये कंसेप्ट लिया, जहाँ पर जिस देश में जो हेड ऑफ द स्टेट है उस देश का जो कार्यकारी मुख्य प्रमुख है वो चुनकर आता है, न कि वो आनुवंशिक इनहेरिटेंट नहीं होता है, डिसेंडेंट उसके नहीं बनते हैं, बल्कि जो उसका प्रमुख होगा, उस राज्य का, उस देश का प्रमुख होगा, वो एक निश्चित समयावधि के लिए चुनाव के द्वारा चुनकर आएगा। तो ऐसी व्यवस्था को गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहा जाता है। हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो एक निश्चित समयावधि के लिए वो चुनकर हमारे देश में आता है। तो ये हमारे भारत का एक स्वरूप है जो कि प्रस्तावना हमें बताती है। फिर प्रस्तावना में आगे बात की गई है और जो बात आगे लिखी गई है वो प्रस्तावना का जो तीसरा पार्ट है उसमें हम देखते हैं कि ये इसके एम्स को दिखाता है कि प्रस्तावना का उद्देश्य या हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। हमारे संविधान का उद्देश्य है कि सोशल जस्टिस की बात ये करता है। जस्टिस, न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। अर्थात समाज में कोई भी व्यक्ति
सामाजिक स्तर पर उसको न्याय मिलेगा, अर्थात वो अगर चुनाव लड़ना चाहे, किसी भी सामाजिक पद पर अगर वो बैठना चाहे तो वो एलिजिबल है। इकोनॉमिक जस्टिस अर्थात जो जितने भी संसाधन हैं, संसाधनों पर उसका भी समान अधिकार होगा, उसको भी न्याय मिलेगा। पॉलिटिकल जस्टिस, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, अर्थात उसको वोट देने का अधिकार होगा। अर्थात ये क्या है, जस्टिस की बात होगी। स्वतंत्रता, फ्रीडम, किसी भी व्यक्ति को इसमें पूर्ण रूप से आज़ादी मिलेगी। समानता, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, आपसी भाईचारा। व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी, किसी भी व्यक्ति को सम्मान दिया जाएगा, उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता कोई भी। राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी और इंटीग्रिटी। तो भारत का जो एम है या भारतीय संविधान का जो एम है वो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, ये हमारा संविधान का एम है। फिर हम देखते हैं इसमें जो आखिरी पार्ट आता है, जो आखिरी पैराग्राफ हमारे संविधान का प्रस्तावना का है, उसमें उसने दिया है एक डेट 26 नवंबर 1949। ये 26 नवंबर की वो डेट है जिस दिन हमने अपने इस संविधान को क्या किया, अंगीकृत किया, अधिनियमित किया, इसको एडॉप्ट किया, इसको इनेक्ट किया, आत्मार्पित किया। तो ये वो डेट है, अर्थात जिस दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान, यूँ कह सकते हैं कि उस दिन पारित हो गया था। लेकिन पूर्ण रूप से पारित हमने 26 जनवरी, या पारित तो 26 नवंबर को हो गया, पूर्ण रूप से लागू हमने 26 जनवरी को किया। और वो इसलिए किया क्योंकि हमने 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत का पहला, या यूँ कहें कि पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की जब घोषणा की गई थी लाहौर के कांग्रेस के अधिवेशन 1929 में, और बोला गया कि रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को भारतीय जो होंगे वो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इसी दिवस को याद करने के लिए 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित करने के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। अब संविधान से रिलेटेड कुछ फैक्ट, संविधान से रिलेटेड क्या कि जब संविधान में हम देखते हैं एन.ए. पालकीवाला ने संविधान को एक परिचय पत्र कहा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि किसने संविधान को या प्रियम्बल ऑफ इंडिया को एक परिचय पत्र कहा, तो ये आ जाएगा एन.ए. पालकीवाला। उसके बाद अयाधी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इन्होंने संविधान की इस प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का एक विचार कहा। ठीक है, ज्वेल सेट, इसको ठाकुरदास भार्गव ने बोला कि इट इज ज्वेल सेट, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ ज्वेल सेट। ठीक है, तो ठाकुरदास भार्गव ने इसको होरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये कहा इसको के.एम. मुंशी के द्वारा। और संविधान को, या यूँ कह कि संविधान की जो ये प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, इसको मैंने बताया कि शुरू में बताया कि संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी कहा जाता है। अब इसमें से एक चीज़ है, अगर आपसे पूछा जाए कि पर्टिकुलरली भीमराव अंबेडकर के द्वारा किसे संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी कहा, तो जब भीमराव अंबेडकर नाम आगे से क्वेश्चन में लिखा होगा तो उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी कहा था। लेकिन जब भीमराव अंबेडकर का नाम आगे से प्रश्न में नहीं है तो आपसे खाली पूछा गया कि संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा आपका प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें बहस चलते रहती है, बहस ये चलते रहती है कि क्या संविधान प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले एक केस आता है बेरोवाड़ी संघ केस, और 1960 का ये केस है। बेरोवाड़ी संघ केस में बोला जाता है कि संविधान प्रस्तावना का अंग नहीं है, अतः इसमें संशोधन, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये संविधान का अंग नहीं है। फिर बाद में हम देखते हैं केशवानंद भारती बनाम केरलवाद संघ जो केस आता है, बहुत ही फेमस केस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आप इसको पढ़ेंगे। इसके द्वारा बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। ठीक है, और प्रस्तावना जैसे ही बोला संविधान का अंग है तो इसमें संवैधानिक संशोधन किया जा सकता था, या संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है। तब हम देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया जाता है, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें संविधान में अभी तक मात्र एक बार ये संशोधन किया गया है। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976
इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद याद रखिएगा। इनमें से वो किसी भी एक को आपको पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, या तीनों को दे सकता है, कौन सा नहीं जोड़ा गया ये पूछ सकता है, कुछ किसी भी तरीके से। अब संविधान में सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का जो कंसेप्ट है, ये हमारी प्रस्तावना में जोड़ा गया था रशियन रिवॉल्यूशन से, और रूस से ये हमारे संविधान में ऐड किया गया। फ्रीडम, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का डायरेक्ट नारा भी था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, उसी को एज इट इज हमने फ्रांस के संविधान से हमारी प्रस्तावना में इसको ऐड किया। तो अगर पूछा जाए कि फ्रांस से क्या ऐड किया गया है, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये फ्रांस से, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस ये रशिया से। तो इस तरीके से हमारे संविधान की प्रस्तावना से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए। उम्मीद करते हैं इससे भी आगे आप कोई भी प्रश्न अगर आप इससे संबंधित करते हैं तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।